बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपना तो ये यकीन है कि ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब और इमरान ख़ान साहब एक ही सिक्के के तीन रुख हैं। तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सब कमो बेश इन हवालों से एक जैसे हैं। लेकिन कुछ लोगों का इसरार है और इस मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत का इसरार है कि नहीं, फ़लाँ पवित्र है और फ़लाँ सरासर शर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये साहब वो पाक साफ हैं, सादिक और अमीन हैं, लेकिन ये बाकी दो वो हर लिहाज से काबिल गर्दन ज़दनी हैं। आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इनमें कोई साफ़ है, पवित्र है, या कि फिर इस हमाम में माली लिहाज से, सियासी लिहाज से वो सब नंगे हैं। इसी तरह मेरा अपना ये भी यकीन रहा कि अदालत को फ़ैसला करना चाहिए। जब पनामा का केस चलता रहा तो मैंने ख़ुद उस पर अपना या आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं किया और अदालत से भी इस्तदा करता रहा कि बाहर बहस पे पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन बहरहाल मुनासिब समझा गया कि नहीं, उस पर बहस होती रहे, उसके मुख्तलिफ जुज़ियात और हक़ाइक़ लोगों के सामने आते रहे। अब नवाज़ शरीफ साहब के बाद इमरान ख़ान साहब की बारी आ गई है और उनका केस मुल्क की अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। अब भी बड़ी हद तक मैं अपनी उस राय पे कायम हूँ, लेकिन जब बहस हो रही है हर तरफ से और कन्फ्यूजन बढ़ रही है, तो सोचा कि क्यों ना हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। तो आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज़ शरीफ का मामला तो बड़ी हद तक कौम के सामने भी आ गया और जो कुछ मामला बाकी है अब वो शायद JIT की रिपोर्ट के बाद मज़ीद भी सामने आ जाए। तो इमरान ख़ान साहब का मामला क्या है? क्या वाकई वो सादिक और अमीन नहीं है, या कि हुकूमत की तरफ से और जनाब अकरम शेख साहब की तरफ से उनको खामखा सादिक और अमीन ना होना या उसको गैर सादिक और गैर अमीन साबित किया जा रहा है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ जो केस हनीफ अब्बासी साहब और अकरम शेख साहब ले गए हैं वो क्या इंतकामी कार्रवाई है, या कि मेरिट पे उसकी कुछ बुनियादें भी बनती हैं। और मैं नहायत मशकूर हूँ कि जिस तरह मैं इन मौज़ूआत पे बहस करने से गुरेज़ करता हूँ, इसी तरह वो TV पे आने से गुरेज़ करते हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त को उन्होंने शर्फ़ कबूलियत बख्शी। तो जनाब मोहम्मद अकरम शेख साहब, हमारे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, दानिश्वर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर, उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और सबसे पहले जी, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। मैं देखता हूँ हर साल आप बड़ा एहतमाम भी करते हैं इस्तक़बाल रमज़ान का भी, और फिर एहतिकाफ़ में भी बैठते हैं। आप एक दीनी अक़दार की पासदारी करने वाले इंसान हैं, फ़राइज़ अदा करने वाले इंसान हैं, मुरव्वी ज़मानों में, यानी आप नेक इंसान हैं। अब आप जैसे बंदे आके मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी औलाद के वकील बने, क्यों? आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपको कुरान हकीम की सूरह बकरा की आखिरी आयत की सूरत में जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को रब करीम ने दुआ सिखाई, वो मैं आपको उससे आगाज़ करता हूँ। जी अर्शाद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जी, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम अनिल ख़ता होते हैं, उनसे ख़ता सरज़द होने का कोई इम्कान नहीं होता। आका नामदार सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर मेरी नस्लें कुर्बान हो जाएं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण ज़ात से नौ मुस्लिम हुआ हूँ 450-500 साल पहले, और अगर उनका नूर हदायत हम तक नहीं पहुँचता तो हम जहन्नम की आग में जल रहे होते। तो मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि ये मैं बिल्कुल उसी तरह गुनहगार हूँ और अल्लाह से सुबह शाम इस्तग़फ़ार करता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ, इसलिए कि माफ़ी तलब करना उसका शुक्र अदा करने के बराबर है। ठीक।
किसी लम्हे, वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, अगर उसकी याद से एक लम्हा भी गफलत में गुजर जाए ठीक, तो वो लम्हा कुफर है। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार जो है वो हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम ने जो उस पर एम्फसिस दिया है, मैं उसका बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैं पानामा केस की तरफ नहीं आया जी, मैं तो अपनी ज़ात की सफाई दे रहा हूँ। गुजारिश ये है, हर वो शख्स जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम है, हर शख्स जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम है, उसको ये हक है कि वो अपना दिफा करे। जी, ये मफरूज़ों पे आप इल्ज़ाम को सही तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रब्बे करीम जिसने इस कायनात को खल्क किया है, ये उसने हमें सबक दिया है कि किसी को यानी शैतान को ये कहा, हक़ समात दिया उसको, जब उसने इनकार किया सजदे से तो उसको भी हक़ समात दे दिया। तो ये जो है ना, ये बात ये तसव्वुर कर लेना फलां शख्स गुनाहगार है, मफरूज़ों पे किसी को गुनाहगार करार दे देना, ये चूँकि मैं एक वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत हिकमत है, बड़ी दानाई है, और इस पर तसलसल के साथ मुझे शर्फ हासिल रहा है इक्तसाब फैज़ करने का, बहुत जय्यद उलमा से बशमूल रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद अबुल आला मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी थे और जिनसे मैंने इक्तसाब फैज़ किया। ये जो है, ये बिल्कुल तसव्वुर जो है, ये परसेप्शंस, हम परसेप्शंस कायम कर लेते हैं, और परसेप्शंस हकीकत से मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन मौलाना मौदूदी के जाननशीन सिराजुल हक साहब को भी यकीन है और कौम को बार बार बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनके ख़ानदान ने लूट की दौलत को बाहर मुंतकिल किया। सिराजुल हक साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, वो यकीनन उसी मसनद पे बैठे हैं जिस पे सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे रहे हैं, जिस पे काजी हुसैन अहमद साहब बैठे रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ज़रा गौर से ज़रा सुनिए। ये बात कि आप एक मुकदमे को देख कर ये फ़र्ज़ कर लें कि ये मुकदमा साबित हो गया है, ये उसी तरह है जिस तरह वो गालिब का शेर है कि साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क और लर्ज़े है मौजे मैं तेरी रफ्तार देख कर। ये एक शायराना सबूत है, ये एक हकीकत पसंदाना अप्रोच नहीं है। मैंने जब मुकदमा, लेकिन वो भी है ना कि खंजर पे कोई चींट न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो कि करामात करो हो। तो ये इतनी दौलत हमने देखा, अब बैरूनी मुल्क तो जायदादें भी साबित हो गई, एतराफ़ भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी साबित कमाल नहीं है शरीफ फैमिली का। मेरी कर सुनिए बात ज़रा, मैं थोड़ी सी, चूँकि वो मुकदमा अभी तक ज़ेर तजवीज़ है, GIT उसके ऊपर तफ्तीश कर रही है, ठीक, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा। अच्छा, उस पर नहीं करता, मैं आपको बताऊँ, अपना रोल बताता हूँ। मैं हक की वकालत की बात कर रहा हूँ कि आप जैसे क्रेडेंशियल के बंदे ने मैं अर्ज करना, उसमें वकील बनना क्यों गवारा किया? मैं अर्ज करूँ, पहली बात तो ये है कि मेरी जो उसमें एंगेजमेंट थी वो टाइम बाउंड थी, और मैं अगर आपको वजह बताऊंगा तो आप मेरे साथ कायल हो जाएंगे कि मैंने जो किया सही किया। इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को एक अदालती प्रोसेस के ज़रिए उलट पुलट करने की एक साजिश हो रही थी। आपके भी पता है, हमारे जरीदे, मैंने देखा कि जुडिशल कू इज़ बीइंग प्लान्ड बाय द फोर्सेस दैट मैटर, मैंने जरीदे में पढ़ा। ये दरनों की बात करें या अभी की बात करें? नहीं, ये जब ये पानामा केस के आगाज से एक टाइटल, एक न्यूज़ का, बहुत एक जरीदे का टाइटल पेज था, अच्छा, कि पाकिस्तान में एक जुडिशल कू स्टेज किया जा रहा है। तो अगर आप उसके थोड़े बहुत, अगर आपको सूझबूझ हो मामलात की, और अगर आप देखें और जायज़ा लें और आपको ये बात नज़र आए कि ये किसी
ऐसे अदारे को हक नहीं पहुंचता कि मुल्क के अदालती निज़ाम के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से वो एक जमहूरी तसलसल को सबोताज करे। नहीं तो जरीदे की टाइटल के फलसफे पे आप भी कन्विंस थे कि जुडिशियल कू की कोशिश की जा रही थी? मैं कन्विंस था। जब मैंने वाक़यात देखे तो मुझे ये जो हुसैन साहब का जो मैंने मुकदमा देखा, तो हुसैन साहब तो किसी करप्शन में मुलव्वस किसी भी दौर में नहीं थे, इसलिए कि उनका किसी भी दौर में ये क्लेम नहीं था कि उन्होंने अपने पैसों से कोई फ्लैट ख़रीदा है। उनका तो क्लेम ये था, और अभी भी कंट्रोवर्सी ये है कि ये क्या वज़ीर आज़म साहब के पैसे हैं जिनसे ये फ़्लैट ख़रीदे गए हैं, या उनके वालिद गिरामी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूमा मगफूर के पैसे हैं। झगड़ा तो इतना है। हुसैन साहब का या मेरी बेटी मरियम का तो कोई इसमें ख़ता नहीं थी। वो तो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कभी पैसे थे और हमने इन पैसों से कोई चीज़ ख़रीदी है। वो तो जब से उन्होंने होश संभाला है, वो पहले उन्होंने बैरिस्ट्री की है हुसैन ने, उसके बाद से उन्होंने कारोबार किया है और वो कारोबार करते चले आ रहे हैं। इस वक्त भी हिल मेटल में जब वो मैंने कागजात देखे, मैंने उस कागजात में इन बच्चों का कोई कसूर, इनकी कोई ख़ता और इनकी तरफ से कोई मैंने ऐसी बात नहीं देखी कि जो मुझे डिसेबल करे इनके दिफा के लिए। लेकिन मेरी अपनी एक मजबूरी थी कि मैं लंबे अरसे की कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैं आपको बताऊं वजह क्या थी। मेरी नवंबर की 17 तारीख को कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट थी। ठीक, मैंने उसको मनसूख किया इसलिए कि मैं 3 नवंबर को मैंने ये जिम्मेदारी, हनीफ अब्बासी का केस आया और 15 दिसंबर को मैंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली कि मैं हुसैन साहब को रिप्रेजेंट करूंगा और कब तक करूंगा, 9 दिसंबर तक। यानी उनकी वकालत आपके ज़मीर पे बोझ नहीं था, आपने अपने ज़मीर के मुताबिक, आपका ज़मीर कन्विंस था कि ये लोग बेकसूर हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी इस बात पे मुतमईन हूँ कि जिनकी वकालत मैंने की है, जिनका मुकदमा मैंने उठाया है, मैं ये बात ना सिर्फ आपके सामने बल्कि इस एहसास से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना पड़े कि मैंने जांच पड़ताल करके अपने तराजू में तोल कर, मुझसे लग्ज़िश हो सकती है, लेकिन आपका एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है, लेकिन मैंने इत्मीनान क़ल्ब के साथ इस ख्याल से कि इसमें ये जो मेरे लोग हैं जिनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ, उनका इनमें कोई कसूर नहीं है। पैसे की लालच में नहीं किया? नहीं, पैसे की मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया उनसे। अच्छा, आपने इस केस की फीस नहीं ली? मैंने कोई रिकॉर्ड पे, इसलिए ना मैं बताऊं, मैं बचपन से उनको जानता हूं, वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं। मुझे जब ये कहा गया कि मैं शॉर्ट टाइम जितना भी मेरे पास अवेलेबल है मैं ये कबूलियत कर लूँ जिम्मेदारी, तो 2 कंसिडरेशंस थी। एक तो ये कि अगर कोई एक्सट्रेनियस फोर्स पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है इस मुकदमे के पेश नज़र, तो आपको पता है कि मैंने मुशर्रफ का मुकदमा भी किया और क्या कीमत अदा करनी पड़ी मुझे। और मुझे आपको ये भी पता है कि 3 नवंबर के वाक़यात के बाद पेश नज़र मैं अमेरिका में भी जाकर मैंने वकला की सफ़बंदी की और उसकी क़यादत की। अच्छा शेख साहब, आपने तो फ़ीस नहीं ली, लेकिन हम तनख्वाह लेते हैं इस काम का और हमारी तनख्वाह आती है इश्तिहारात से, और इश्तिहार चलते एक मुख्तसर ब्रेक में, तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद शेख साहब के साथ गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में, और आज के जरगे में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद अकरम शेख एडवोकेट साहब। शेख साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह आप बता रहे थे कि मरियम नवाज़ शरीफ और हुसैन नवाज़ शरीफ आपके बच्चों की तरह हैं, आपने उनके साथ वक्त गुजारा इसलिए आपने उनसे फ़ीस नहीं लिया। मेरी मालूमात के मुताबिक तो इमरान खान साहब के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है। यकीनन। तो आप उनके ख़िलाफ़
अब इतने संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद करके वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? वो ताल्लुक़ यहाँ पे क्यों मौसर ना हुआ? बिल्कुल, वो ताल्लुक़ का बहुत, मुझे देखिए, बहुत ताल्लुक़ का बड़ा हया है और ताल्लुक़ का हया होना चाहिए। हमारी रवायत है ताल्लुक़ को। अब देखना ये है कि क्या फ़र्द के साथ ताल्लुक़ को तरजीह दूँ या एक वैल्यू सिस्टम के साथ अपने ताल्लुक़ को तरजीह दूँ। मेरी एक वैल्यू सिस्टम है। मुझे आपने पहले ही डिस्क्रिप्शन मेरी कर दी कि मैं एक फंडामेंटलिस्ट हूँ। मैं एक अल्लाह के हदूद की पाबंदी करने की कोशिश करता हूँ, फ़राइज़ की पाबंदी करता हूँ, कबायर से इज्तनाब करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आखिरत को अपने सामने रखूँ, अपनी दुनिया से भी ज़्यादा मुक़द्दम रखूँ। पाकिस्तान में 2-3 सियासी जमातों का आपने ज़िक्र किया है। एक सियासी जमात की वैल्यू सिस्टम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उससे आप भी वाकिफ़ हैं। एक सियासी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो वारिस है बकौल मुस्लिम लीग के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और अगर आप इनको मुझे दौर जदीद की इस्तिलाह में अगर आप कहने दें तो ये एक राइट विंग जमात है जिनका एक वैल्यू सिस्टम है जो किसी शर्म व हया पे, किसी वैल्यू सिस्टम पे जो मुनकरात से परहेज़ करता है, जो अखलाक की पाबंदी करता है, जो बज़ाहिर दिलों के हाल तो मेरे अल्लाह को पता है, खुदा खौफी का अंसर उन पे गालिब है। लेकिन इन दोनों जमातों का वैल्यू तो अब सिर्फ उनकी पहचान तो करप्शन और लूट मार बन गई है ना, इसमें भी तो कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान का ऐसा नहीं है। मेरी अर्ज़ सुनिए, इमरान खान का जो है, अब देखिए इमरान खान का अगर आप मैं उनसे मैं अपने ज़्यादा ताल्लुक़ वाज़े कर दूँ, उनके बहनोई हफीज़ुल्लाह न्याज़ी मुझसे 50 साल से ज़्यादा मेरी उनसे ताल्लुक़ है। उनके चचा अमानुल्लाह न्याज़ी साहब मेरे साथ पंजाब बार काउंसिल में वो 3 टर्में रहे हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी उस बार काउंसिल में जिसका मैं सरबराह भी रहा हूँ 85 में, पंजाब की बार काउंसिल। उसके बाद मेरा इनके इमरान खान न्याज़ी साहब की शादी में भी मैं शरीक था। मुझे दावत आया, कुछ दावतनामा आया, कुछ पहली में या दूसरी में? नहीं, जमाइमा खान के साथ जो उनकी शादी हुई, जमाइमा खान के साथ जो उनकी शादी हुई, तो उसमें मुझे उन्होंने दावतनामा भेजा। पेरिस में, जो फ्रांस में? नहीं, मुझे पाकिस्तान का जो उनका वलीमे का जो गैरिजन क्लब में था, मैं उसमें शरीक था। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि जब उनको करीब से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, शिकस्त व रेख्त का शिकार, वो उसके पायनियर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ करप्शन का तो एक अलग निज़ाम है ना, यहाँ जो बाकी निज़ाम है एक माशरती निज़ाम है, हमारा एक सोशल कल्चरल वैल्यू सिस्टम है, उनका कोई कल्चरल और सोशल वैल्यू सिस्टम उससे हट कर है। तो उन मशरिकी वैल्यूज़ और अक़दार के लिए तो सबसे परेशान और सरगर्दान जमात इस्लामी रहती है। लेकिन ये हकीकत जो आप पे मुनकशिफ हुआ है वो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब पे क्यों मुनकशिफ नहीं होते? वो तो उनके इत्तेहादी। मैं सिराजुल हक साहब का नुमाइंदे के तौर पे नहीं बैठा रहा। मैं तो आपको उस धरना जो यहाँ हुआ, मैं उसके चशमदीद ऐनी शाहिदीन का जो वर्शन सुनकर, जो कुछ उसका जो कल्चरल उसका फॉल आउट था, ठीक, उसको देखकर मैं ये समझता हूँ कि वो शायद किसी और पाकिस्तान की समत का तयन किसी और जानिब करना चाहते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत या उनकी ज़ात इस मुल्क के और मशरिकी वैल्यूज़ के लिए ख़तरा है? यानी उनका उससे ताल्लुक़ नहीं है, उनका उनसे ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बुनियाद पे आप उनके खिलाफ मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं मुद्दई नहीं हूँ, वकील बने, मैं मुद्दई नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर मेरे नज़रियात से एक चीज़ कॉन्फ्लिक्ट करती है
और मैं अगर उसके रास्ते की दीवार बन सकता हूँ या मैं मुआवनत कर सकता हूँ उसको किसी भी तरीके से अपने ऊपर हावी होने पे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी मुआवनत करूँ। तो ये केस, और ये कोई केस जो है, ये केस भी आप बगैर फीस नहीं, के नहीं, ये मैं कर रहा हूँ हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से। ठीक, बड़ी मैंने वाजबी सी फीस ली है और मैं फीस लेकर कर रहा हूँ। ठीक। पहला मुकदमा जो था वो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो मेरे इस तरह है कि बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह दो मरियम बेटी और नवा हुसैन। अच्छा, ब्रीफली ज़रा मुझे तफसील बता दें, आपका केस क्या है इमरान खान के खिलाफ? बात ये है, पहला हमारा केस नुक्ता ये है मुकदमे का कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक इसके ज़राए जो फंड्स के ज़राए हैं जी, वो प्रोहिबिटेड ज़राए हैं। हमारे जो कानून में आर्टिकल 17 की ज़ैली दफ़ा 3 है, वो ये कहती है कि हर पार्टी अपने वसाइल का हिसाब देगी, और उसके तहत जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर बना 2002 का, उसकी दफ़ा 2 की ज़ैली दफ़ा सी ये कहती है कि कोई पार्टी गैर मुल्की से पैसे लेकर सियासत नहीं कर सकेगी। उसकी दफ़ा 6 की ज़ैली दफ़ा 3 ये कहती है कि ये जो प्रोहिबिटेड फंड्स के ज़रिए कोई पार्टी यहाँ सियासत नहीं कर सकेगी। और दफ़ा 13 का ये तकाजा है कि जो चेयरमैन है वो हर साल ऑडिट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कमीशन के सामने और एक सर्टिफिकेट देगा कि हमने कोई प्रोहिबिटेड ज़राए से फंड्स नहीं लिए। हमने जब फारा से और मुख्तलिफ ज़राए से इनकी डाउनलोड की फंड्स की तफसीलात, तो उसमें आप ये देखें कि इनको जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, इनका एक चार्टर है। मैं कहता हूँ मैं 2-1 मिनट में उसकी रोशनी डाल दूँ। जी, जी। उसका ये बुनियाद ये है कि ये फंड्स इकट्ठे करेंगे तहसील काउंसिल से, यूनियन काउंसिल से, वहाँ से कुछ हिस्सा यूनियन काउंसिल खुद खर्च करेगी, बाकी तहसील काउंसिल में चले जाएगा, फिर ज़िली काउंसिल में चला जाएगा, फिर मरकज़ी सतह पे और सूबाई सतह पे जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने गैर मुल्की अमेरिका में, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में नहीं जहाँ दोहरी शहरियत वाले नहीं बसते, गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जहाँ दोहरी शहरियत वाले नहीं बसते, अमेरिका में एक ख़ास मुल्क जो है जहाँ सहूनी लॉबी के पास गैर महदूद लामहदूद वसाइल हैं, वहाँ इन्होंने 2 कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवाई। अच्छा, एक इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टेक्सास में और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैलिफोर्निया में करवाई। उसमें 115 कॉरपोरेशंस पैसे डोनर्स हैं, जो 18 के करीब जो लिस्ट के मुताबिक प्रोबेबल इंडियंस, जिनके नामों से कलभूषण जैसा नाम मसलन नज़र आता है कि वो जादेव कलभूषण जैसा नाम, यानी जो जिनके इस्माए गिरामी से ये जाहिर होता है कि ये पाकिस्तानी नहीं हैं, ये किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, जिनके साथ राम लगा हुआ है, तो जिनके साथ सिंह लगा हुआ है, तो वो जो है वो इंडियन प्रोबेबल्स मैं कह रहा हूँ, वो और फॉरेनर्स और फिर कॉरपोरेशंस के और फिर घोस्ट कंट्रीब्यूटर्स, यानी कंट्रीब्यूशंस की तफसील है हज़ारों लाखों डॉलर्स की, किसी का नाम नहीं है, कोई तफसील नहीं है। तो ये कंपनियां इमरान खान साहब ने रजिस्टर्ड कराई है, उनकी यहाँ की तंजीम ने की है या उनकी अमेरिका की तंजीम ने की? इस पे इमरान खान साहब ने खुद दस्तखत किए हैं। अच्छा, बतौर एजेंट के इन्होंने वो कंपनियां वहाँ रजिस्टर की हैं। और ये कब से रजिस्टर्ड है उधर? ये 2010 में इन्होंने दरख्वास्त दी, हाँ, और उसके बाद फिर 2011-12 में फंड्स आ रहे हैं और फंड्स 2017 तक आ रहे हैं, अभी भी फंड्स आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान कितना फंड आप लोगों की रिकॉर्ड के मुताबिक इनके पास आया है? अरबों में, करोड़ों में है
लाखों में हैं? मैं अब मेरा हिसाब इतना अच्छा नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा हिसाब मैं भी जानते इसमें होंगे। बहुत बेकार हूँ जी। आप ये बताएं कि ये जो अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे तो वो अरबों में होंगे या करोड़ों में होंगे? मेरे ख्याल में तो अरबों में होंगे। और अब भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। 2017 की स्टेटमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, ठीक, एज लेट एज इन अप्रैल 2017। तो इसमें कबाहत क्या है? हमारे यहाँ तो मसाजिद और मदारिस के लिए भी अमेरिका से फंड्स इकट्ठे होते हैं और आते हैं। मेरी बात सुनिए, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मुकदमा हुआ था सिंबल अलॉटमेंट का 1988 में। वहाँ ज़िमनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 रुकनी बेंच ने इस बात का तफसीली जायज़ा लेकर ये तय किया है कि ये जो आर्टिकल 17(3) है, जिसमें पार्टीज़ को पाबंद किया है कि अपने फाइनेंसेस साबित करें, वो मुल्क के साथ वफादारी को कायम रखने के लिए वो नागुज़ीर है। और 140 ममालिक हैं जिसमें इस तरह के कवानीन हैं कि आप गैर ममालिक के, आप देखिए चैरिटी वर्क के लिए तो शायद आप पैसे ले सकते हों, लेकिन आप पॉलिटिकल पॉलिटी जहां आपने गवर्न करना है, रियासत की पॉलिसी तय करनी है, वहां आप सरकारी मदद नहीं ले सकते। नहीं, तो इसमें इन्होंने कानून को कहाँ वायलेट किया है? उनको कानूनन ये हक नहीं था, या ये वायलेट किया है कि वो नोटिस में नहीं लाए हैं इलेक्शन कमीशन के? नहीं सर, दोनों तरीकों से। पहली बात तो ये कि प्रोहिबिटेड फंड से, जो इम्परमिसिबल फंड्स हैं, वहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे हिसाब मांग रहा है 3 साल से, उसको कह रहे हैं आपको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। आपकी जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो गई जब आपने हमें सिंबल अलॉट कर दिया, तो आपकी जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो गई। अब आप हमसे इसे हिसाब नहीं मांग सकते। हिसाब हर साल दाखिल करना है, लेकिन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है कि वो इसका हमसे हिसाब मांगे कि हमने फंड्स कैसे इकट्ठे किए हैं, और उनको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ये जो अमेरिका में इनकी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ये उन्होंने किसी जगह पे खुद डिक्लेयर की थी या आप लोगों ने इसका सुराग लगाया है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। हमने तो उनके फंड्स जो हैं, जो उनके दस्तखत शुदा कागजात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने कोई कागज वज़ा नहीं किया। अच्छा, हमारा कोई सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड ना सर्टिफिकेट है, ना कोई बयान हल्फी है, ना हमने कोई कागज जो है वो। तो आप लोगों का केस अब ये है कि एक ये कंपनियां गैर कानूनी हैं? कंपनियां इसलिए गैर कानूनी हैं, ये कंपनियां तो बतौर एजेंट के कायम कर रही थी ना जी। तो जो चीज़ डायरेक्टली कानून में मना है कि आप कंपनियों से पैसे नहीं ले सकते, आप फिर यानी वो खलत मलत करके, एमलगमेट करके कि उसकी शनाख्त ही ना रहे 150 गैर मुल्की कंपनियों से जिनका कोई पता नहीं है कि क्या ओरिजिन है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपको पता है ना, हमारा अमेरिका के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप क़याम पाकिस्तान के वक्त से चल रहा है। हमारे यहाँ रेमंड डेविस भी होता है, हमारे यहाँ बेशुमार ड्रामे होते हैं, हमारे यहाँ खुल के खेलते हैं वो, हमारे यहाँ वो कोई पासदारी नहीं करते हमारी सोवरेनिटी की। तो अगर वो एक सियासी जमात के ज़रिए अगर पैसे यहाँ उसका कोई आप नहीं रुकावट करेंगे, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, नहीं पाकिस्तानियों का वो भी तो इस चैनल को इस्तेमाल करते होंगे, तो आप उन सब के हुब्बुल वतन को मशकूक नहीं कर? नहीं, हम देखिए पाकिस्तानियों की, मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक बहुत ही आम वकील की हैसियत से मैंने इसकी ड्यू डिलीजेंस की। मैंने स्टेट बैंक की वो रिपोर्ट देखी कि हमें ज़्यादा फंड्स कहाँ से आते हैं। ठीक, हमें सबसे ज़्यादा फंड्स आते हैं मिडल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से जी, सऊदी अरेबिया से, जो टॉप पे सऊदी है, सेकंड यूएई है, फिर यहाँ जहाँ कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है वहाँ आप सऊदिया का पासपोर्ट नहीं ले सकते, बेशक आप 10 नस्लें वहाँ रहें। यूएई का पासपोर्ट नहीं ले सकते। कुछ ममालिक हैं जिनके साथ हमारी डुअल नेशनैलिटी अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन मैं तो डुअल नेशनैलिटी अरेंजमेंट की बात ही नहीं करता, वो एक ग्रे एरिया है। मैं तो उन बातों की बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने आपसे कहा, मैंने कोई ऐसी मैंने कैटेगरी आपके सामने अभी मेंशन नहीं की जो डुअल नेशनैलिटी की उसमें फॉल करती हो। ठीक, मैंने तो कहा है कि इंडियन प्रोबेबल्स, कॉरपोरेशंस, घोस्ट डोनर्स एंड फॉरेन डोनर्स, इनसे इनको फंड्स आते हैं।
और सोट के रिकॉर्ड पे शामिल है। और इस तरह ये जो सर्टिफिकेट जारी करना है, हम ये भी नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट से कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दें, क्योंकि शायद हुकूमत इतने बड़े मुतालबे की मुतहम्मल ना हो सके इसके रद्द अमल में। ठीक, अगर कुछ अच्छा शेख साहब, आपसे जो इमरान खान के सादिक और अमीन होने का मामला है उस पर भी बात करनी है और बनी गाला की ज़मीन पे भी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। शेख साहब, आपका प्ली ये भी है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, दलील सर ये सर्टिफिकेट जारी करना कि हम प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग नहीं ले रहे, इन दस्तावेज़ात की रोशनी में क्या आपके ख्याल में ये झूठा सर्टिफिकेट नहीं है? फिर जो बनी गाला की ज़मीन है, इनकी साबका अहलिया मोहतरमा ये कह रही हैं कि मैंने कोई पैसा ना इनको दिया ना कभी इनसे लिया, इन्होंने एक ज़मीन ख़रीदी, मेरे नाम बैनामी खरीदी, मुझे इन्होंने तलाक दे दी, मैंने वापस कर दी। फिर उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ये बात जमाइमा ने कहाँ कही है? अपने पावर ऑफ अटॉर्नी में, जिसमें जो उन्होंने तलाक के बाद ज़मीन को वापस इमरान खान के नाम दर्ज करवाने के लिए मुख्तारनामा दिया, मुख्तार आम, उसमें उन्होंने लिखा है। और इमरान खान का क्या कहना है इस हवाले से? बनी गाला इमरान खान साहब ने तो 4 मुख्तलिफ मौक़िफ़ अख्तियार किए हैं और चारों आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा जी मैंने तो उनसे उधार लिया था, वो कह रही मैंने कभी उधार नहीं दिया। अभी उनका रिसेंट एफिडेविट आया है कि मैंने तो ये ज़मीन ही इनके लिए ख़रीदी थी, इनके लिए और बच्चों के लिए। गोया अगर ये उनकी अहलिया रहती तो फिर कोई उधार का मामला नहीं था। तो अपनी गवाही में वो पेशावरी शहजादे का ख़त भी तो ले आए ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, उसको कतरी शहजादा कह दें या पेशावरी शहजादा कह लें, देखें ना वो कतरी शहजादे पे तनकीद करते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 इश्यूज फ्रेम करके तफ्तीश सुपुर्द कर दिया GIT के। आप मुझे ये बताएं कि ये जो राशिद खान साहब हैं ये कतरी शहजादे नहीं हैं, ये ज़मीन के पैसे बाद में आते हैं जमाइमा खान की तरफ से बकौल उनके अपने, और ज़मीन के पैसे पहले अदा करते रहते हैं। और उसके बाद फिर NSL जो है, NSL नियाजी सर्विसेज कॉरपोरेशन ऑफशोर कंपनी, किसी जगह पे डिक्लेयर नहीं की, ना असासों में, ना इलेक्शन के पास, ना FBR में, और वो कायम रही है 30 जून 2015 तक। अब ये बताएं, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी 2015 तक कायम 15 तक रही है, 83 से लेकर 2015 तक, और उसी ऑफशोर कंपनी से बकौल उनके उन्होंने जमाइमा खान को अदायगी की है। अब मुझे बताइए कि अगर ऑफशोर कंपनी, आपने कह दिया बिल्कुल सही दुरुस्त कहा, किसी की भी ऑफशोर कंपनी हो, अगर किसी भी गलत नीयत से बनाई हो और छुपाने के लिए बनाई हो, इन्होंने तो खुद कहा कि मैंने टैक्स बचाने के लिए, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा तो अब आप लोग गलत नीयत से लेके गए हैं। नहीं, देखिए नहीं, अगर नीयत साफ थी, देखिए बनी गाला का मामला बहुत पुराना, उनका ऑफशोर का मामला बहुत पुराना, गैर मुल्की फंडिंग का मामला बहुत पुराना, आप लोग या हुकूमत इसको पहले क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं ले गई? साहब मैं आपसे अर्ज करूँ, ये मुकदमे आलमोस्ट नवंबर से पहले के दायर हुए हैं। हमारी उनकी खुशकिस्मती है कि उनको कुछ ऐसी तायद हासिल थी कि उनके मुकदमे ज़्यादा सूरत के साथ, सुबक रफ्तारी के साथ चल पड़े। हमारे मुकदमे भी उन्हीं साबिक चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश किए गए और उन्होंने पहले तो कहा कि हम पहले जवाब आ जाए इमरान खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब का, फिर फैसला करेंगे कि ये 5 रुकनी बेंच सुने या अलग सुने। हमारी अदम मौजूदगी में उन्होंने 21 नवंबर को ये फैसला कर दिया कि इसको 3 रुकनी बेंच सुनेगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस का कि इन्होंने कम से कम इन मुकदमों की हमारी दरख्वास्तों पे समाअत तो मुकम्मल कर दी ना, समाअत मुकर्रर कर दी। अब समाअत हो रही है और मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम तक ये पहुँचेगा। आप अब देखिए, ये जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं इनसे, इन्होंने आज तक पहली दफ़ा नहीं पूछे, मेरी बहस के दौरान दूसरे दिन ये पूछ लिए थे, और इन्होंने 2 दफ़ा 15-15 दिन का वक्त लिया है, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, इन 14 सवालों का अभी तक जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया इनका।
बहुत बताएं। शुक्रिया मुझे अकरम बताइए। शेख साहब। हाँ जी। कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन वक्त बहुत सारे सवालों का ज़रूर जवाब देता है। इंशाअल्लाह। और जो एक इल्मी दानिश्वर का कौल है कि ज़माना बड़ा बेरहम सराफ है, वो खरे और कोटे को अलग करके ही छोड़ता है। हमारी दुआ है कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम इंसाफ कायम हो कि आमीन। जिसके नतीजे में हम सब के लिए खरे और कोटे की तफरीक करना आसान हो जाए। नाजरीन, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे, आपके जरिए से इजाज़त लेना चाहूँगा। लेकिन उससे कबल अपने एक सहाफ़ती अखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये फ़ोरम जनाब इमरान ख़ान साहब के लिए या फिर इसके मुक़दमे में उनके वकील नईम बुखारी साहब के लिए हाज़िर है। वो अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो हम उनकी सहूलत के मुताबिक रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।